नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। और दोस्तों, ये जीएस पॉइंटर में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। तो हम लोग दोस्तों पॉलिटी से चर्चा करेंगे और दोस्तों आपको यही बताना चाहेंगे, आप ये जीएस का पॉइंटर अगर सॉल्व कर लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपका चाहे चपरासी खलासी से लेकर पीसीएस तक का आप एग्जाम देंगे, उसमें 60% क्वेश्चन आपके दोस्तों इसी पॉइंटर से आ जाएंगे। और हम लोग दोस्तों 2024 का जो लेटेस्ट पॉइंटर आया है, हम लोग 2024 के जीएस पॉइंटर से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग पॉलिटी से चलते हैं, तो पॉलिटी में लगभग 71 पेजेज हैं, तो उनकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दोस्तों कौन कौन से पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे, ये आपका सिलेबस। अब सीधे सीधे आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। दोस्तों पहला हम लोग चर्चा करेंगे, भारत के संवैधानिक विकास से क्या क्या आज तक अभी तक पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा दोस्तों प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में इलबर्ट बिल का उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि भारतीय और यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। कहा दोस्तों, दंडिक अधिकारिता के संबंध में। तो इसके दो दोस्तों राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन क्या है। दोस्तों सही कथन है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और दूसरा है दोस्तों अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो दोस्तों ये कि आपको याद रखना कि मिनिमम 6 और अधिकतम मैक्सिमम 12 कर दी गई। तथा दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में कोई तरीके का भेदभाव नहीं रखा गया। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कब लागू हुआ। दोस्तों 3 फरवरी 1893। अगला प्रश्न दोस्तों 1892 से रिलेटेड पूछा गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत आंसर है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दोस्तों कब प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ पे आप मतदान नहीं कर सकते थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। फिर दोस्तों सुमेलित कीजिए, क्रोनोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्रोनोलॉजी से संवैधानिक विकास में क्या प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी। दोस्तों पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जैसा कि आपको बता चुके हैं, नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति दोस्तों कब दी गई। चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई। चार्टर अधिनियम 1833। तो आप लोग ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। फिर दोस्तों आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं संवैधानिक विकास से, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3। एक तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्राच्यविद और आंग्ल विद विवाद हुआ। तो 3 इसके स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन किसने लगाया, 1919। और केंद्र में द्वैध शासन किसने लगाया, 1935। तो ये भी आप याद रखिएगा, आगे प्रश्न भी दिया होगा। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था तथा दोस्तों केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 2 इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, चाय के साथ और चीन के साथ जो व्यापार होगा वो सिर्फ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी जो व्यापार है अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आ सकती है। और 1833 में दोस्तों वो भी खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आया दोस्तों, 1858। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट प्रश्न पे कोई डिटेल से जानना है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। दोस्तों इसका आंसर है 1919 का अधिनियम, जिसे मानले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई। दोस्तों 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इसके द्वारा ये द्विसदनी बनाई गई। कौन सी, भारतीय विधान पालिका। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों सही कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है जो भारत में होनी थी, दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो आप दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा कि 1941 में जो इंडियंस थे वो जो यूरोप वासी थे उनसे ज्यादा सिविल सर्विस में आ चुके थे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार का कार्य आरक्षित यानी रिजर्व और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस में आरक्षित कौन कौन से विषय थे? तो दोस्तों आरक्षित विषय थे न्याय प्रशासन और भू राजस्व और पुलिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था कब की गई? तो दोस्तों ये 1919 का जो एक्ट आया था उसी के अंतर्गत चेंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों कुछ है कथन, इन पे विचार करना, ये सभी स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही कथन है। तो पहला प्रश्न है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की सूची की गई थी। गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा में के निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, दोस्तों इसका राइट आंसर है 1926 और 45। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुआ? दोस्तों 1945। और यहाँ पे और उससे पहले कब हुआ था? 1926। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। और पहली बार दोस्तों कब हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? वो दोस्तों एक्ट था चार्टर एक्ट 1833, क्योंकि इसमें रंग रूप आदि से भेदभाव करने की बात की गई थी कि भेदभाव नहीं होगा। अगला दोस्तों है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली दोस्तों कैसी थी? फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किस पे आधारित था? तो दोस्तों ये आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अब दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके जो सही स्टेटमेंट है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया इंग्लिश के नाम से भी इसे जाना जाता है, का प्रावधान था कि अखिल भारतीय महासंघ बनाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। तीसरा है, इससे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन को भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1935 में, और प्रांतीय स्तर पे 1919 में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसे दी गई? दोस्तों गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव थे? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कि 1935 में क्या क्या पॉइंट जो अवयव थे वो उसमें समाहित थे। तो दोस्तों एक तो है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। दूसरा है एक संघ की योजना पर विचार। तीसरा है विधानमंडल के सरकारी सदस्यों को समावाचित किया जाना। तो ये दोस्तों 3 पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है? दोस्तों क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि बर्मा भारत से अलग हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। दोस्तों मैं इन प्रश्नों को इसलिए यहाँ पे विस्तार से नहीं आपको बता रहा हूँ क्योंकि फिर ये इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि आपका पूरा पॉलिटी रिवीजन करा देना, और आप अपना इसमें जो पॉइंट है उनको रट्टा मान लीजिए। आप 3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि बर्मा भारत से अलग हुआ। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था दोस्तों 8 प्रांतों में। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया? दोस्तों क्रिप्स मिशन ने दिया था। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन दोस्तों क्रिप्स मिशन में क्या क्या पॉइंट हैं जो अवयव हैं उनको भी देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो इसमें क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है, पहला कथन है कि संविधान सभा का प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामी सदस्य होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों द्वारा दोस्तों नामी सदस्य। तो भारतीय रियासतों द्वारा निर्वाचित नहीं होंगे, नामी सदस्य होंगे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है, अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान का गठन किया गया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्वाचनी परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात में था दोस्तों 10 लाख पे एक प्रतिनिधि चुना गया था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि जो कैबिनेट मिशन आया था इसके सदस्य कौन कौन थे? दोस्तों पैट्रिक लारेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स वही थे जो अभी क्रिप्स मिशन आपने पहले प्रश्न देखा है। तीसरे थे दोस्तों एबी अलेक्जेंडर एबी। ये तीनों आपको नाम याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? दोस्तों ये 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला दोस्तों प्रश्न है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम में से अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों राधाकृष्णन नहीं थे, ये बाद में शामिल किए गए थे। 19 अगस्त 1946 में जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी उसमें सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न और कथन है, कारण और कथन है। तो कथन है दोस्तों बेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। स्टेटमेंट सही है। इसका दोस्तों कारण ये दे रखे हैं, बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। गलत है दोस्तों, कथन सही है, कारण गलत है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और लगभग 60 से 70% प्रश्न आपके इसी पॉइंटर से पॉलिटी के फंस जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो 2-3 बार दोस्तों देखिएगा तो इससे आपका पॉलिटी का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब दोस्तों अन्य प्रश्न जो है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों 1934 की बात है। स्वराज पार्टी तथा दोस्तों एमएन राय, दो लोगों ने ये सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि एक कथन है, ये किसने कहा? तो दोस्तों ये कथन क्या है? संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में आप पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये दोस्तों कहा था महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा के बारे में कुछ कथन है, तो कौन कौन से कथन दोस्तों इसमें सही है उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इस कथन कौन कौन से? इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, सही है। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी सभी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची के पर आधारित थी, जैसे कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता, कारण मताधिकार तक सीमित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब दोस्तों ये जो भारत शासन अधिनियम था, जो ये कमेटियां वगैरह जो मताधिकार होता था, तो जो लोग टैक्स देते थे, जिनके पास संपत्ति थी, उसकी एक क्राइटेरिया था, और जिसकी शैक्षणिक योग्यता, 3 इसके पैरामीटर थे। दोस्तों ये जो संविधान सभा थी ये बहुदलीय थी, ये भी सही है, क्योंकि इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की सभा के संबंध में मतलब सही कथन है। तो दोस्तों 3 स्टेटमेंट सही है। पहला, एक तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। एग्जाम में क्या होता है, ये नहीं होता है, उसमें लिखा होता है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो क्या हो जाएगा, गलत। अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। बिल्कुल सही है कि संविधान सभा कई समितियों के अनुसार चलती थी। भारतीय संविधान सभा का तीसरा स्टेटमेंट है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, बहुत से लोग चुने भी गए थे रियासतों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार
तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को दोस्तों इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला दोस्तों प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतीय विधानसभाओं। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, बस प्रश्नों को थोड़ा मोड अलग चेंज कर देते हैं, पूछ देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा के संदर्भ में कथन, 3 कथन है दोस्तों सही है। पहला दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भी सही है। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की दोस्तों अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ये अस्थायी सदस्य थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों अन्य प्रश्न है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इस संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे? अस्थायी। ये उद्घाटन अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता है। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उप सभापति जिन्हें कहते हैं नामित किए गए थे दोस्तों, ये भी कैसे थे? फ्रैंक एंथोनी। तो आपको याद रखना है जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई इसमें अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए वो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी दोस्तों जो उपाध्यक्ष चुने गए वो फ्रैंक एंथोनी। इनका भी नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है और लड़के अक्सर ये लोग गलत करके आए हैं सभी। अगला प्रश्न दोस्तों है भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की गई दोस्तों, ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला दोस्तों प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो कौन सी उसकी बैठक कौन थी? तो इसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा में जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, अक्सर लोग दूसरी मार देते हैं। वो दोस्तों अधिवेशन था दूसरा, लेकिन वो जो अधिवेशन था वो प्रथम जो अधिवेशन था उसकी 5वीं बैठक हुई थी। तो आपको बैठक याद रखना, अधिवेशन मत लगा देना, पहला लगा देते हैं कुछ लोग, दूसरा लगा देते हैं, तो आपको ये बैठक याद रखनी है। अब दोस्तों अन्य प्रश्न क्या पूछे गए संवैधानिक विकास से, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, सही है। जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। संविधान के निर्माण पर असर था उद्देश्य प्रस्ताव का, ये भी सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है दोस्तों, बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो दोस्तों कुल अधिवेशन हुए 11, कहीं कहीं 12 भी लिखा होता है, वो अंतिम 26 जनवरी वाला भी काउंट कर लेते हैं। वैसे जो आयोग ने माना है वो 11, तो आप भी 11 मान के चलिएगा। अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो अगर ये 24 जनवरी वाला दोस्तों अगर ये भी मान लिया जाए तो 12 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ये भी आपको टाइम याद रखना है। अब दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला तो है संविधान सभा में पहले अस्थायी उपाध्यक्ष। तो दोस्तों ये संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष दोस्तों थे एच.सी. मुखर्जी। और दोस्तों जो स्थायी है ये, अगर यहीं पे अस्थायी होता तो फ्रैंक एंथोनी हो जाते। दोस्तों प्रारूप समिति के मूलतः एक कांग्रेसी सदस्य कौन था? दोस्तों जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष
अंबेडकर जी थे, तो उसमें के एम मुंशी कांग्रेस से थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा में कौन सदस्य आया था? दोस्तों पीटी कृष्णाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ये तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ 17 नवंबर से। तो ये तृतीय वाचन दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? 17 नवंबर से हुआ, 17 नवंबर 1949। और दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 तक चला था, आप ये भी याद रखिएगा। दोस्तों इसी दिन भारत का संविधान क्या किया, अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के सदस्य में संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था दोस्तों बी.एन. राव ने किया था, फिर बाद में उसी को क्रीम किसने निकाली थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निकाली थी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो दोस्तों तैयार कब हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। ये 26 नवंबर 1949 वाला हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों दोस्तों? तो दोस्तों कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया। दोस्तों ये संविधान सभा द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। दोस्तों ये कब हुआ था? कई बार बता चुके हैं, 26 जनवरी 1949। अगला प्रश्न दोस्तों कथन 1 और 2 है, बताना है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है, नागरिकों के बीच सांविधिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला कथन है दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। दोस्तों प्रारूपण नहीं, प्रारूप समिति है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अब दोस्तों अन्य प्रश्न क्या पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अन्य प्रश्न दोस्तों जो पूछे गए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। और इस बैठक को भी मान ले जाए तो टोटल कितनी हुई? 12 बैठकें एक तरीके से हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, सही है। अगला स्टेटमेंट है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। आप लोग इस वीडियो को बार बार दोस्तों सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, इससे आपको लगातार अन्य सब्जेक्ट की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। अगला दोस्तों कुछ इसमें कालक्रम है, मतलब कुछ घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और इसका आपको बताना है। तो पहली घटना है प्रारूप समिति की नियुक्ति। दूसरी है कि भारतीय संविधान में अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तीसरा है भारतीय संविधान में प्रवृत्त होने की तिथि। चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो दोस्तों जैसा कि अगर देखा जाए तो संविधान सभा की बैठक पहली कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर दोस्तों प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? उस भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि दोस्तों क्या दी गई? 26 जनवरी 1950। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी हो जाएगी 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से हुआ था। पहले ये बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंगाल का जब पाकिस्तान में हो गया विलय, तो एक तरीके से ये वहां से भेजे गए पूना से, बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों जन्म हुआ अंबेडकर जी का 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ कथन दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में भी सही स्टेटमेंट है। अगला दोस्तों है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि पहला कथन है, दूसरा कारण है। तो कथन है दोस्तों, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है।
कारण है दोस्तों, इसे ग्रहित संविधान कहा जाता है। दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? अबुल मौलाना आजाद ने की थी। ये मौलाना आजाद नाम याद रखिएगा। ये दोस्तों मौलाना आजाद कांग्रेस के काफी सालों तक अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद कौन से बने? 1946 में चेंज हुए थे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कौन थे? मौलाना आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने की बात किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें से वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, उनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बताना है किसने कहा है। तो स्टेटमेंट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। दोस्तों ये आइवर जेनिंग्स है। तो आपको ये याद रखना है, आइवर जेनिंग्स कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का जो हित है और भावनाओं को संविधान में कम आंका गया है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये ग्रेनविल ऑस्टिन थे। नेहरू जी स्टार्टिंग में इन्हीं को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मना किया। उन्होंने कहा अम्बेडकर जी सबसे योग्य है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? दोस्तों 15 राइट आंसर है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने संवैधानिक विकास से जो भी प्रश्न बन सकते थे उनकी चर्चा कर ली है। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके सब प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि कुछ इसमें इधर दिए हैं संविधान सभा समिति, इधर समितियां हैं, इनके अध्यक्ष हैं, तो आपको सुमेलित करना है। तो दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की जो समिति थी उसके हेड थे, अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे दोस्तों। और दोस्तों जो संचालन यानी स्टीयरिंग कमेटी थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति जो कमेटी थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति थी इसके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और दोस्तों कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो इसके समिति थी उसके के.एम. मुंशी थे। तो आपको ये कमेटियां उनके अध्यक्ष याद रखने हैं। अब दोस्तों कमेटियों से अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों सरदार पटेल जी थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों 19 अगस्त 1947 को किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों सरदार पटेल। ये भी आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स की कमेटी बनी थी और जो माइनॉरिटी के लिए कमेटी बनी थी, तो इसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार लोग गलत करके आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी इसके सदस्य अन्य सदस्य कितने थे? तो दोस्तों 6 सदस्य थे। अगर इन्हें भी मिला दिया जाए तो टोटल 7 हो जाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? दोस्तों 6। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर एन गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। तो 6 और थे। अगर दोस्तों इसी पिछले वाले प्रश्न में पूछा जाता कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में अध्यक्ष कितने थे, मतलब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे, तो टोटल दोस्तों 7 थे। लेकिन अगर अन्य सदस्य पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 6। और 6 के नाम भी आपको बता दिए गए हैं। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बी.एल. मित्र थे इनके स्थान पे बाद में एन माधव राव आए और डी.पी. खेतान की दोस्तों मृत्यु हो गई। उसके बाद इस समिति में दोस्तों टी.टी. कृष्णाचारी की प्रारूप समिति में शामिल किया गया। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको यह भी याद रखना कि झंडा